नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं नॉटसेट के रिगार्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, शार्प ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्कैल्पल एंड नीडल्स आर डिस्पोज्ड बाई। तो जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनको हम कहाँ पर डिस्पोज करते हैं? तो ये किसका क्वेश्चन है? बायोमेडिकल वेस्ट का। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या पूछा है? ऑटोक्लेविंग से, इंसिनरेशन से, आइदर ऑफ थ्रू, नॉन ऑफ द अबव। जो डिस्पोज्ड किसके थ्रू करने हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे का ऑटोक्लेविंग और इंसिनरेशन दोनों से ही हम जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इधर कोई से एक से, ऑटोक्लेविंग से या इंसिनरेशन से, दोनों में ही डिस्पोज को इंसिनरेट और ऑटोक्लेव करके उनको क्या किया जा सकता है? डिस्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देख लेते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सीजोफेनिया। सीजोफेनिया का सबसे जल्दी जो पीरियड है किसका ऑनसेट होने का, वो क्या है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं इसमें। एडोलसेंट, चाइल्डहुड उन्होंने दिया है, मिडिल एज दिया है और ओल्ड एज दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने एक फ्रिक्वेंट पीरियड पूछा है कि मोस्ट कॉमन जो सीजोफेनिया है वो कब जल्दी से जल्दी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा एडोलसेंट में। अब इसके पीछे हम एक चीज़ बता दें आपको, जो एडोलसेंट में हम इसलिए देखते हैं कि जो सीजोफेनिया होता है वो अर्ली एज आपको एडोलसेंट एज में देखने को मिलता है, क्योंकि एक अर्ली एज सीजोफेनिया होता है जो कि एडोलसेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, चाइल्डहुड में अभी इतने नहीं होने लगा, लेकिन मिडिल एज में सीजोफेनिया देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? जो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है इसमें अर्लीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं करेक्ट आंसर देखते हुए। वंस ट्रीटेड द एब्सेस शुड हील इन। जो एक बार जो ट्रीट हो चुका है, तो जो एब्सेस है उधर जो एडिमा है, मतलब एक तरीके से जो एब्सेस हुआ है वो ऑटोमेटिकली कब ट्रीट हो जाएगा, हील कब हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो जो इसका जो एक बार अगर आपने कोई वुंड को ट्रीट कर दिया है तो उसको एक नॉर्मल हील होने के लिए, एक एक्चुअल जो हील होने के लिए उसको कितना समय लगता है? 10 to 14 डेज। ऑप्शंस क्या दिए हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 10 to 14 डेज दिया है जो कि आपका फर्स्ट आंसर है। उसके बाद में 6 to 9 डेज दिया है, 2 to 5 डेज भी दिया है, और 7 to 10 डेज दिया है। तो ऐसे वो क्वेश्चन हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि इसमें 10 इसमें भी आ रहा है और 10 इसमें भी आ रहा है ना? तो इसलिए इसमें क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हम इसका आंसर अगर आप करेक्ट देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेवन सॉरी a 7-year-old boy इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स। ठीक है, कौन सा पॉक्स है ये? चिकन पॉक्स मीन्स चिकन पॉक्स से कोई एक बच्चा है जो इन्फेक्टेड है। द बॉयज हैज रेसेस, इस सिम्टम्स दिए उन्होंने। पेप्यूल्स है, वेसिकल्स है, एंड क्रस्ट साइमल्टेनियसली, दिस कंडीशन कॉल्ड। चिकन पॉक्स का उन्होंने सिम्टम्स दिए हैं और उन्होंने कंडीशन पूछी है कि ये कौन सी कंडीशन है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये रैपिड एवोल्यूशन है, प्लीएमॉर्फिज्म है, और फीवर है? तो हम बता दें आपको, एक होती है चिकन पॉक्स और एक होती है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो होता है इधर चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। अगर आपसे कोई हिंदी में पूछे तो आप बताना छोटी माता और बड़ी माता। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना इसमें कि जो स्मॉल का मतलब
छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो स्मॉल का मतलब छोटा नहीं होता है। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसको बोलते हैं हम बड़ी माता, वो जो चिकन पॉक्स है उसको बोलते हैं हम छोटी माता। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने इसको साथ में रख के इधर क्रॉस किया है, क्योंकि स्मॉल है वो छोटा नहीं है। तो हर बार स्मॉल छोटा नहीं होता है। तो आपका आंसर इसमें चिकन पॉक्स का दिया है। चिकन पॉक्स में कुछ सिम्टम्स दिखाते हैं जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं इसमें, प्लीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा इसमें, प्लीमॉर्फिज्म। करेक्ट आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम कौन सी दवाई इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। वो क्या है, हम लेवेटामोल, एसी इनहिबिटर्स, हाइड्रोलेजीन एंड मिथाइल डोपा। ठीक है, इनमें से हम कौन सी दवाई हम किसमें यूज नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं कर सकते। तो एसी इनहिबिटर्स होते हैं जिनको हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिस्क फॉर हार्ट डिजीज इंक्लूड। हार्ट डिजीज की रिस्क क्या क्या हैं वो इसमें पूछा है। हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है और ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें जो सभी रिस्क फैक्टर उन्होंने पूछे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट डिजीज है एवरीथिंग उसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। अभी हम देखते हैं इसमें कैसे कौन सी चीज़ अफेक्ट करती हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कैसे हार्ट को अफेक्ट करेगा। कि अगर ये अपने पास हार्ट है, ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी कैसी हो गई है, नैरो हो गई है, मतलब ब्लड प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है। और जो ये वेंट्रिकल वाली है ये भी क्या हो गई है, नैरो हो गई है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, उसको उसमें ब्लड को पंप करने के लिए उसको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। और जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए तो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इसको एफर्ट। और जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो एक्स्ट्रा क्या लगेगी उसको, डिमांड लगेगी किसकी, ऑक्सीजन की। और जब ऑक्सीजन की डिमांड अगर लगेगी तो क्या हो जाएगा, उसको डिमांड नहीं होगी प्रोपोर्शन में कंप्लीट। और जब पेरिफेरल परफ्यूजन मतलब प्रोपोर्शन में अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो परफ्यूजन हो जाएगा डिमिनिश्ड। और जब परफ्यूजन हो गया डिमिनिश्ड तो हो गई हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट वजह है। उसके बाद स्मोकिंग, जो ये स्मोकिंग से होता है इसमें जो निकोटिन होता है वो भी क्या करता है, बेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और जो बेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर का होता है इंक्रीज। तो सेम वही पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। लैक ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो आपका फैट और आपका जो बॉडी का जो बैलेंस है वो इसमें दोनों इक्विलिब्रियम दोनों ही इसमें गड़बड़ा जाते हैं। आपका फैट है वो डिकम्पोज होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसमें इंक्रीज हो जाता है। और यही वो वजह हैं जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हार्ट डिजीज चालू हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका डी, और डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिशन परिवार विकास इज इनिशिएटेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन विच सर्विस। मैटरनल डेथ में, न्यूट्रिशन में, फैमिली प्लानिंग में और एडोलसेंट डेथ में। मिशन परिवार विकास मीन्स परिवार का मतलब होता है बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, तो क्या मैटरनल डेथ में वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है उन्होंने, न्यूट्रिशन में बोला है, फैमिली प्लानिंग में बोला है, एडोलसेंट और हेल्थ में बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में मिशन परिवार विकास योजना का यूज करते हैं और वो इसको इम्प्रूव करने का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस इंक्लूड। जो फ्लूइड है, फ्लूइड मीन्स जो फ्लूइड है उसका इम्बैलेंस होने से क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। क्या एडिमा हो सकता है, रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, पल्मोनरी डिस्फंक्शन हो सकता है और ऑल ऑफ द अबव। अब इसने पूछा है जब आपसे कि फ्लूइड इम्बैलेंस, तो आपको एक चीज़ याद इसमें कंप्लीटली याद रख लेना कि फ्लूइड हो सकता है इसमें ज़्यादा
और फ्लूइड हो सकता है इसमें कम। तो ज़्यादा होगा तो अलग कॉम्प्लिकेशन है, और कम होगा तो अलग कॉम्प्लिकेशन है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही इसमें अलग अलग कॉज करेंगी, क्योंकि जो ज़्यादा होंगी क्या मतलब ज़्यादा होगा फ्लूइड, तो वो क्रिएट करेगा कार्डियक वर्कलोड को इंक्रीज करेगा, और वो अलग तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और कम होगा तो उसमें जो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का वो नहीं होगा, तो वो एक अलग तरीके से उसको ट्रीट या फिर अलग तरीके से सिम्टम्स आपको दिखाने का काम करेगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से, ज़्यादा फ्लूइड होने से क्या एडिमा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्या एडिमा? तो इसका करेक्ट आंसर है रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है। वो इसलिए, ठीक है, रीनल डिस्फंक्शन कैसे होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लूइड इम्बैलेंस को अगर हम मानेंगे कि ये कैसे हो गया, कम हो गया है, तो सप्लाई हो जाएगी कम, किसके लिए? किडनी के लिए। और जब सप्लाई हो जाएगी कम तो फिर किडनी किसको नहीं कर पाएगी? फिल्ट्रेट एक नॉर्मल कंपोजिशन में, एक जो लगेगा, मतलब बोलते हैं ना, जो प्रोपोर्शन में नहीं कर पाएगी उसको फिल्टर, और वही तो हो जाता है क्या? रीनल डिस्फंक्शन। सेम कंडीशन है पल्मोनरी डिस्फंक्शन, इसलिए हो रहा है कि जब फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, और जब कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन में फ्लूइड का मात्रा भी हो जाएगी ज़्यादा, और जो आपकी एल्वोलाई हैं, जो आपकी एल्वोलाई के ऊपर आपका प्रेशर आएगा किसका? फ्लूइड का, और फ्लूइड आ जाएगा इन्फ्लेट्रेट होके, और उसका बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो इसलिए जो फ्लूइड इम्बैलेंस पल्मोनरी एडिमा करता है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी डिस्फंक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है विच मसल्स इज मोस्ट टिपिकली यूज टू गिवन IM इंजेक्शन इन आर्म? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड और ब्रेकियलिस। करेक्ट आंसर है इसका डेल्टॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू occur when a gland in or on the eyelid become plugged or blocked. Pink eye, stye, glaucoma और एलर्जीज। वो कि एक ग्लैंड है आईलिड के ऊपर प्लग्ड हो जाती है, और एक जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको, तो ये एक आँख है, ठीक है, ये आँख है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाती है, ऐसी एक ट्यूमर टाइप, मतलब ऐसे नोट्स टाइप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टाई। और हिंदी में अगर आपसे कोई बोले तो हमारे इधर तो घोरी ना, ऐसा कुछ इसमें बोलते हैं। तो इसका आंसर है बी, ग्लूकोमा होगा नहीं, एलर्जीज भी नहीं है, पिंक आई भी नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? स्टाई। ठीक है, घोरी, तो करेक्ट आंसर है इसका। थैंक यू।